So in this lecture, we are going to revise one chapter from your physics subject from the 11th standard, and name of the chapter is kinetic theory of gases. Okay, इस चैप्टर को हम क्विक रिवाइज करेंगे, जैसे आप उसको जेडब्ल्यू नीट में थोड़ा इजी होगा, वो चैप्टर का कंसेप्ट है वो समझने के लिए, ठीक है। ओके चलो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर द वर्ड आइडियल गैस, बिकॉज वो चैप्टर में देखा होगा काफी बार टाइम आपने वो वर्ड सुना होगा आइडियल गैस, आइडियल गैस। ओके, सो आइडियल गैस माने व्हाट, सो वहां पे कुछ एजम्पशन किए गए हैं, वो हमें एक्सेप्ट करने होंगे, उसको आइडियल गैस बोलते हैं। एज एग्जांपल, फर्स्ट थिंग, व्हाटएवर मॉलिक्यूल्स of that ideal gas is there, that molecules are considered as rigid as well as spherical. Rigid माने what, अंदर से वो खाली नहीं होगी, ठीक है। ओके, दैट मींस रिजिड substances there, and spherical माने what, if you consider the volume of that molecule, then that volume is given by 4/3 pi r cube. Okay, whereas r is the radius of that whatever molecule is there, right? Okay, second thing, forces between molecules आर नॉट अवेलेबल। अब देखो यहाँ पे मैंने स्टार कंसीडर किया, मतलब कुछ पर्टिकुलर कंडीशन। अब ऐसा बोला कि वहां पे जो भी मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में कुछ फोर्सेस नहीं लगते, लेकिन वो कब और कौन से फोर्सेस कंसीडर करने हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। क्लियर, मतलब देखो ग्रेविटेशन फोर्स हो सकता है, बिकॉज व्हाटएवर मॉलिक्यूल्स इज देयर हैविंग सम मास। ओके, सो ड्यू टू मास ग्रेविटेशनल फोर्स इज देयर, बट मास नेग्लिजिबल है तो ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल होगा, पर होगा सही, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्सेस प्रेजेंट नहीं है, बट कौन से फोर्सेस प्रेजेंट नहीं होंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस, तो ऐसे समझना है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट वन, मॉलिक्यूल्स एक्सपीरियंस्ड इलास्टिक कोलाइजन विद वॉल ऑफ अ कंटेनर, मतलब वॉल के साथ जो भी कोलाइजन होगी ना, whenever ideal gas is there, then you have to remember that whatever collision is there, that one is the elastic. अब देखो फिजिक्स में कोई भी कोलाइजन होगी ना, तो वहां पे मोमेंटम कंजर्व होगा, दैट मींस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, बट फॉर द सिस्टम। ओके, अब यहां पे हम कंसीडर करेंगे इलास्टिक। इलास्टिक दैट मींस इन दैट टाइप ऑफ कोलाइजन मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, तब जाके वो कोलाइजन होगी, उसको बोल सकते हैं इलास्टिक कोलाइजन। ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखो मतलब जो भी कंटेनर में वो गैस है, वहां पे मॉलिक्यूल है, वो कोलाइजन करेंगे वॉल के साथ, तो जो कोलाइजन होगी वो तो इलास्टिक होगी, लेकिन जो कोलाइजन होगी तो दैट्स व्हाई वहां पे मोमेंटम चेंज होगा, और उसके कारण जो भी वॉल की जो मतलब कंटेनर की जो वॉल है वहां पे प्रेशर जनरेट होगा। कितना प्रेशर जनरेट होगा उनका एक फॉर्मूला है, वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। लेकिन यहां तक सिंपल ये जो भी चीजें हो कंप्लीटेड, थोड़े एजम्पशन किए हो। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखो हमारे आजू बाजू जो भी गैसेस है उसको प्रैक्टिकल गैसेस बोलेंगे, प्रैक्टिकल गैस आइडियल गैस नहीं कंसीडर कर सकते हम, ठीक है। तो प्रैक्टिकल गैस आइडियल गैस नहीं है, नो प्रॉब्लम। चलो, तो प्रैक्टिकल गैस को आइडियल गैस, एग्जैक्ट आइडियल गैस नहीं बोल सकते, लेकिन नियर अबाउट इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। हाँ, एक कंडीशन में, whenever if you consider the pressure is low and temperature is high, so at for lower pressure and higher temperature, practical gas act as a ideal gas, हो गए नहीं, तो याद रखना है, कंडीशन मोस्ट इंपोर्टेंट, थियोरेटिकल क्वेश्चन हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, ठीक है। एट द लोअर प्रेशर एंड एट द हायर टेम्परेचर, व्हाटएवर प्रैक्टिकल गैसेस आर देयर, दैट गैस एक्ट एज ए आइडियल गैस। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो, नाउ नेक्स्ट वन। अबे जो चैप्टर आपने जब मतलब स्टडी किया होगा, तब स्टार्टिंग में जो पोर्शन था वो थे बोल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गैलिलियोस लॉ। मैं मेरे स्टाइल में उसको बोलूंगा बी, सी एंड जी लॉज, दैट मींस बोल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गैलिलियोस लॉ। ओके चलो, अब देखो 3 पैरामीटर हमें कंसीडर करने हैं, आइदर पी और वी और टी। पी माने प्रेशर, वी माने वॉल्यूम, यस माय फ्रेंड, एंड टी माने टेम्परेचर, नो नेवर। T माने absolute temperature. T माने absolute temperature. Now definitely question from your side. Sir, what is the difference between only temperature and absolute temperature? Then my friend, answer is absolute temperature is always positive. Absolute temperature is always positive. And what about the unit of absolute temperature? Capital K. Then यहाँ तक क्लियर सभी को, नो प्रॉब्लम। चलो, तो ये ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पे टोटल वी हैव टू कंसीडर 3 लॉ। अब आप कोई भी पैरामीटर कंसीडर करें तो आइदर सेम प्रोपोर्शनैलिटी हो सकता है रिलेशन, और इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी हो सकता है। हम कभी
3 पैरामीटर एक ही साथ अवेलेबल है तो रिलेशन नहीं कंसीडर कर सकते, किसी एक को तो कांस्टेंट होना पड़ेगा। अब आपको याद ही होगा, फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो बोयल्स लॉ में कोई एक पैरामीटर कांस्टेंट था, चार्ल्स लॉ में कोई एक पैरामीटर कांस्टेंट था और गैलियस लॉ में कोई एक पैरामीटर कांस्टेंट था। तो अब आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं बताऊं, बोयल्स लॉ में टेम्परेचर इज कांस्टेंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज कांस्टेंट, और मैं मेरे स्टाइल में जो कांस्टेंट है उसके नीचे डॉट करूंगा, ठीक है। चार्ल्स जो भी लॉ है वहां पे क्या कंसीडर करना होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है चार्ल्स लॉ में, ठीक है। और गैलियस लॉ है वहां पे क्या कांस्टेंट होता है भाई, वहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो रिलेशन बिटवीन P एंड V, और आपको पता ही होगा रिलेशन बिटवीन P एंड V सेम और इनवर्स, डेफिनेटली माय फ्रेंड इनवर्स, सो P प्रोपोर्शनल टू 1/V। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे P कांस्टेंट है तो रिलेशन बिटवीन V एंड T, देन सेम और इनवर्स, यस डेफिनेटली माय फ्रेंड V प्रोपोर्शनल टू C, सॉरी V प्रोपोर्शनल टू T, दैट मींस सेम प्रोपोर्शनलिटी। लास्ट वन वॉल्यूम कांस्टेंट है तो रिलेशन बिटवीन P एंड T ना, तो यहां पे हम कंसीडर कर सकते हैं कि P प्रोपोर्शनल टू T। ओके चलो नो प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे आपको याद ही होगा, लेकिन फिर भी मिस्टेक ना, उसके लिए आप ऐसा स्टेटमेंट याद रख लो। कौन सा स्टेटमेंट पता है? बेटा BNT बेटा, CNP चंद्र प्रसाद, GNP गुड एंड वेरी गुड। क्या याद रखना है? बेटा चंद्र प्रसाद गुड एंड वेरी गुड। अगेन आई रिपीट दैट स्टेटमेंट, बेटा चंद्र प्रसाद गुड एंड वेरी गुड, तो आपको इजीली याद हो जाएगा, मिस्टेक नहीं होगी। जो रिलेशन है बाकी तो पता ही, P प्रोपोर्शनल टू 1/V, V प्रोपोर्शनल टू T एंड P प्रोपोर्शनल टू T, राइट। ओके चलो, अब इसमें से क्वेश्चन हो सकते हैं शेप ऑफ द ग्राफ, एज एग्जांपल काफी सारे ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं उसमें से, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई व्हाट अबाउट द ग्राफ ऑफ P एंड V, देन हाइपरबोला। अगर यहाँ पे होता P एंड 1/V, तो देखो P एंड 1/V तो सेम प्रोपोर्शनलिटी, काफी सारे ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो, तो सिंपल सा एग्जांपल वो पता है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर कंसीडर एवोगैड्रोस लॉ। चलो एवोगैड्रोस लॉ है वो किसके लिए, सपोज मान लो कि गैस नंबर 1 एक कंटेनर में है, गैस नंबर 2 कोई दूसरे कंटेनर में है। यहाँ पे प्रेशर P है, वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है। यहाँ पे भी प्रेशर P है, वॉल्यूम V है एंड टेम्परेचर T है। तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो जो दोनों के मोलेक्यूल्स हो गए, दैट मींस नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स प्रेजेंट इन द गैस नंबर 1 व्हिच इज सेम एज ए नंबर ऑफ मोलेक्यूल अवेलेबल इन द गैस नंबर 2। लेकिन एक कब पॉसिबल हो सकता है, व्हेनेवर P V and T all are constant, then you can say that N1 is equals to N2। इसका प्रूफ भी हम देखेंगे बराबर थोड़ी देर बाद, नो प्रॉब्लम। चलो देन आफ्टर ग्रेहाम्स लॉ, उसका एक स्टेटमेंट है कि जो भी डिफ्यूजन रेट है ना, डिफ्यूजन रेट माने वो कि कोई भी गैस के मॉलिक्यूल है वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उसकी स्पीड, मतलब अगर स्पीड ज्यादा होगी तो डिफ्यूजन रेट ज्यादा बोल सकते हैं, स्पीड कम होगी तो डिफ्यूजन रेट है वो कम बोल सकते हैं। तो जो भी डिफ्यूजन रेट है उसको हम कंसीडर करेंगे R माने रेट, तो R प्रोपोर्शनल टू 1/ρ, और आपको पता है ρ इज इक्वल्स टू m/v ना, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो 1 डिवाइडेड बाय √mo और वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। तो R प्रोपोर्शनल टू आइदर 1/√ρ और यू कैन से दैट 1 डिवाइडेड बाय √mo। mo माने मोलेक्युलर मास, वो पता होगा। ऑक्सीजन के लिए हम कितना कंसीडर करते हैं माय फ्रेंड, 32 ग्राम पर मोल। एज एग्जांपल नाइट्रोजन है तो 28 ग्राम पर मोल, राइट। अब इसमें से कैसा सम हो सकता है, एज एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे नाइट्रोजन दिया कि गैस नंबर 1 नाइट्रोजन है, गैस नंबर 2 ऑक्सीजन है। ओके नो प्रॉब्लम। चलो यहाँ पे आपको दे दिया है कि भाई यहाँ पे सपोज R1 है, मतलब डिफ्यूजन रेट जो भी है नाइट्रोजन के लिए वो x है, ठीक है। और डिफ्यूजन रेट आपको ऑक्सीजन की ये फाइंड करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे MO1 हम कंसीडर करें तो 28 ग्राम पर मोल है, यहाँ पे हम MO2 कंसीडर करिए, मतलब वो पता ही होना चाहिए 32 ग्राम पर मोल है। अब वो रिलेशन यूज करो, R प्रोपोर्शनल टू 1/√mo ना, सेम प्रोपोर्शनलिटी और इनवर्स माय फ्रेंड, वेरी गुड। तो R2 डिवाइडेड बाय R1 ना पता होगा, सेम देन 1 2 1 2 2 1 2 1, लेकिन इनवर्स है, दैट्स व्हाई 1 2 2 1 एंड 2 1 1 2, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा MO1 डिवाइडेड बाय MO2, बट यहाँ पे स्क्वायर देन स्क्वायर, स्क्वायर रूट देन स्क्वायर रूट, तो टोपी है तो टोपी भाई, डन है। ओके चलो नो प्रॉब्लम। देन कंसीडर द वैल्यू। चलो अब हमें फाइंड नहीं करना है, लेकिन R1 इज नोन, MO1 भी पता है, MO2 भी पता है, तो यू कैन फाइंड आउट R2 इन टर्म्स ऑफ x। तो क्लियर।
बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ एंड ग्रेहाम्स लॉ। तो यहां तक क्लियर, इसका मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल भी दिया। ओके, देन आफ्टर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब एक ऐसे समझेंगे, मानो कि वी हैव थ्री डिफरेंट गैसेस। एक फर्स्ट नंबर का जो गैस है वो फर्स्ट कंटेनर में है, सेकंड नंबर का गैस है वो सेकंड कंटेनर में, एंड थर्ड नंबर का गैस है वो थर्ड कंटेनर में। क्लियर? और फोर्थ कंटेनर हमारे पास एक है, वो उसका डायमेंशन इन मतलब सभी कंटेनर है उसके डायमेंशन सेम है, सबके मतलब जो आप बोलो कि फर्स्ट में जो टेम्परेचर है वही सेकंड में, वही थर्ड में, बराबर, और वही फोर्थ है उसमें। फर्स्ट का वॉल्यूम है वो सेकंड का है, थर्ड का है, फोर्थ का है। फर्स्ट में जो प्रेशर है वो सेकंड में नहीं है, वो थर्ड में नहीं है, इसलिए तो ये लो दिया गया है। ठीक है, मतलब फर्स्ट कंटेनर में मानो प्रेशर P1 है, V एंड T सेम, सेकंड में प्रेशर P2 है, V एंड T सेम, थर्ड में प्रेशर P3 है, V एंड T सेम। ठीक है, अब सपोज तीनों गैसों को हम, जो भी गैसेस अवेलेबल है उसको हम वहां से निकालें और एक कंटेनर में रख दें, तीनों जो भी गैसेस है, और हम तीनों को अलग अलग कंटेनर में से निकाल एक ही कंटेनर में रख देते। ठीक है, तो अब टेम्परेचर सेम, वॉल्यूम सेम, तो जो प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर आप लिख सकते हो समेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर्स, दैट मींस P1 प्लस P2 प्लस P3। तो केस क्लियर, पहले तीन कंटेनर में अलग अलग गैसेस थे, P1 P2 P3 प्रेशर था, तीनों को एक मिक्सचर कर दो एक ही मतलब कंटेनर में, लेकिन वॉल्यूम सेम, टेम्परेचर सेम, तो तीनों का जो एडिशन होगा वो टोटल प्रेशर होगा। तो यहां तक का जो भी फंडा था वो सिंपल था, डिफरेंट लो वो मैंने आपको कंसीडर करवाए। ठीक है, और काफी कोई क्वेश्चन कैसे हो सकता है उसकी डिस्कशन की। ठीक है, उसके बाद हमने कंसीडर किया डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, ए बेसिक फंडा हम बेसिक से ही कंसीडर किया है, बाद में डिटेलिंग में जाएगी, अब धीरे धीरे थोड़ी डिटेलिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे दी आइडियल गैस स्टेट इक्वेशन, वो तो सभी को पता ही होगा, चलो फटाक से टेल मी दैट इक्वेशन। यस माय फ्रेंड, PV is equals to mu RT। अब PV and T तो सबको पता है, नो प्रॉब्लम। अब R क्या है? R माने यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, पता है ना? R माने व्हाट? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी होती? 8.314 जूल पर केल्विन। यूनिवर्सल माने कहीं पे भी उसकी वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट होती, चेंज नहीं होगी। और म्यू है वो क्वांटिटी ऑफ द गैस। जैसे हम बात करें कि भाई कोई भी सब्सटेंस है हम किलोग्राम में, सपोज आप बोल कि भाई 5 किलोग्राम शुगर दीजिए, तो किसमें हम मेजरमेंट करते हैं? किलोग्राम में। वैसे जो भी गैस है ना उसका मेजरमेंट होता है म्यू, उसका सिंबल है, लेकिन उसका यूनिट है मोल। तो हम ऐसे बोल सकते हैं 5 मोल गैस, 2 मोल गैस, 3 मोल गैस, समथिंग लाइक दैट। क्लियर? तो फंडा क्लियर? ओके, म्यू एंड आर। ओके, चलो अब हमें फाइंड करने हैं अलग अलग इक्वेशन। वैसे ए फर्स्ट फॉर्म है आइडियल गैस इक्वेशन है, उसके काफी सारे फॉर्म्स है डिफरेंट। ए फर्स्ट फॉर्म PV इज इक्वल्स टू म्यू RT। अब देखो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ म्यू इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय m by mo, and second equation of mu which is also given by n by n। okay, now what is m, what is mo, what is n, and what is na? Before that, what is m and what is n? m माने mass and n माने number of molecule। Again I repeat, m माने mass and n माने number of molecules। अब देखो, मान लो कि आपके पास 1 मोल गैस है, या तो 2 मोल हो सकता है, 3 मोल हो सकता है, 4 मोल हो सकता है, 5 मोल हो सकता है, बेसिकली कंसीडर करो म्यू मोल हो सकता है। ठीक है, 1 मोल के लिए जो भी मास है विच इज डिनोटेड बाय MO, और म्यू मोल के लिए जो भी मास है उसको हम डिनोट करेंगे M। तो एक क्लियर, मास ऑफ 1 मोल गैस, मास ऑफ म्यू मोल गैस। वेरी गुड, चलो एक क्लियर। देन आफ्टर n सपोज आप बोलो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अवेलेबल इन 1 मोल गैस, देन व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय Na, बोले तो एवोगैड्रो नंबर, एंड उसकी वैल्यू आपको पता होगी 6.023 10 पावर 23। व्हाट अबाउट द यूनिट? यूनिट नहीं है, नहीं यूनिट है, उसका यूनिट होगा माय फ्रेंड 1 बाय मोल, याद रखना। ओके, so number of molecule in 1 mole gas। ठीक है, okay good। and what about n? number of molecule which is present in mu mole gas। तो clear, mass of 1 mole gas, mass of mu mole gas, number of molecule present in 1 mole gas, number of molecule present in mu mole gas। अब एक इंपॉर्टेंट सी बात आपके लिए देखो,
मान लो कि ऑक्सीजन है, उसके लिए MO कितना होगा 32 ग्राम पर। नाइट्रोजन है तो उसके लिए MO कितना होगा 28 ग्राम पर मोल। मतलब इफ गैस विल बी चेंज, याद रखो माय फ्रेंड, व्हेनेवर गैस विल बी चेंज देन MO विल बी चेंज। तो मैंने स्टार किया, व्हेनेवर गैस विल बी चेंज देन MO विल बी चेंज। तो कांस्टेंट नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि 1 मोल ऑक्सीजन है और 1 मोल नाइट्रोजन है, क्लियर, 1 मोल ऑक्सीजन है और 1 मोल नाइट्रोजन है, और उसमें पूछे कि व्हाट अबाउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन बोथ द केस, देन आंसर इज सेम टू सेम, आंसर इज Na। तो मतलब Na, इफ गैस विल बी चेंज देन Na इज ऑलवेज कांस्टेंट। 1 मोल ऑक्सीजन ले लो, 1 मोल हाइड्रोजन कंसीडर करो, 1 मोल नाइट्रोजन कंसीडर करो, लेकिन उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे सेम टू सेम। सभी के लिए MO की वैल्यू अलग होगी, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे सेम टू सेम। हाँ, पर वो जो भी हम कंसीडर करते हैं उसका मतलब बोलते हैं ना क्वांटिटी ऑफ द गैस, वो कितनी होनी चाहिए 1 मोल। तो ए चेंज नहीं होगा, जो Na ના ઈ જ કે છે ના નો બદલું ભાઈ, તમારે થાય કરો ના નો બદલું, બરાબર। તો Na always constant, gas will be changed my friend, then MO will be changed but Na same to same। ओके चलो, अब ये दोनों जो इक्वेशन है उसका हम यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान, चलो कंसीडर द इक्वेशन PV is equals to mu RT। ओके चलो, तो यहाँ पे PV is equals to mu RT, mu की जगह पे मैं कंसीडर करता हूँ M by MO, RT माने RT। ओके चलो, ईयर PV is equals to mu की जगह पे कंसीडर करो N by N, and RT माने RT। Done? Okay, चलो, V at the numerator, sorry denominator, so here what you will get MRT divided by V into M, same funda। V at the denominator, so P is equals to nRT divided by V into Na। ओके चलो, अब यहाँ पे ध्यान, आपको पता होगा भाई M by V, mass divided by volume, that means mass density, mass divided by volume, that means mass density, and mass density which is denoted by rho, so P is equals to rho RT divided by M। ये हो गया आपका एक नेक्स्ट इक्वेशन। जैसे मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट मींस मास डेंसिटी ना, सो n डिवाइडेड बाय v, n माने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, number divided by volume, that means number density, and that density which is represented by छोटू n, that density is represented by छोटू n, so P is equals to छोटू n, n by v माने छोटू n, clear। R divided by N, my friend most important equation, इक्वेशन भूल जाते हैं सब, याद रखना। देखो R divided by N मतलब Kb होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्यों? R फिक्स है, R की वैल्यू कितनी 8.314, उसका यूनिट होगा जूल पर केल्विन मोल। ओके, Na की वैल्यू अभी बोला 6.023, कभी कभार 6.022, कभी कभार 6.02, सेम टू सेम। ओके, એમાં પેટમાં નહીં દુખાડવાનું ને, જે હોય બધું સેમ જ થાય। ઓકે ચલો, into 10 power 23, and unit is 1 by mole, mole cancel, એટલે Kb ની value, if you find out the value of Kb, then you will get 10 power 23 at the numerator, then 10 power minus 23 and 1.38, division मिलेगा 1.38, unit is joule per kelvin, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। R की वैल्यू पता होनी चाहिए, Na की वैल्यू पता होनी चाहिए, Kb की वैल्यू पता होनी चाहिए, यूनिट भी, डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना आपको पूछ सकती है, ठीक है, तो ध्यान रखना। ओके चलो, तो R डिवाइडेड बाय N which is represented by Kb and T माने T, so another form is P is equals to N KBT। मान लो कि आपने N by V ऐसे ही रखा, N by V माने N by V ऐसे ही रखा, R डिवाइडेड बाय N मतलब Kb, T माने T, तो आपको फॉर्मूला मिल सकता है PV is equals to N KBT। तो कभी कभार कैपिटल N एंड छोटू n, डिफरेंस क्लियर। कैपिटल N माने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड छोटू n माने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, दैट मींस डिवाइडेड बाय, क्लियर। तो देखो अगर इसका यूज यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, P is equals to rho RT divided by MO, ठीक है। इक्वेशन याद रहना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप फर्स्ट इक्वेशन लिखते हो देन PV is equals to N KBT in terms of मोटू n। अगर in terms of छोटू n लिखना है, PV is equals to N KBT, छोटू n में लिखना है तो इक्वेशन होगा P is equals to N KBT, clear ना। That means
one equation in terms of mass density and another equation in terms of number density. Mass density, that means mass divided by volume. Number density, that means number divided by volume, number of molecule. ओके चलो यहां तक क्लियर माय फ्रेंड, नो प्रॉब्लम। तो यहां तक हमने बात की आइडियल गैस स्टेट इक्वेशन, देन आफ्टर डिफरेंट फॉर्म ऑफ आइडियल गैस स्टेट इक्वेशन। अब हम थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जाते हैं, इसमें से क्वेश्चन होने के चांसेस होते हैं मेजॉरिटी इस चैप्टर में से। डिपेंड्स ऑन मतलब जो भी क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आप सोल्व करते हो, डिपेंड्स ऑन इक्वेशन, लेकिन जो इक्वेशन है ना वो अलग अलग इक्वेशन है। जैसे कि समझते हैं, चलो यहाँ पे दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट कंसीडर द टाइटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन वीआरएमएस, फॉरगेट द वीआरएमएस, जस्ट कंसंट्रेट ऑन द वर्ड एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय k ना, एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ k माय फ्रेंड, हाफ mv2 को आपको पता है, लेकिन देखो इसको अलग तरीके से हम कंसीडर करते हैं। मान लो कि आपको काइनेटिक एनर्जी जो भी फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है फॉर दी वन मोलेक्यूल, ऐसा समझना, और सभी का ध्यान यहाँ पे फाइंड करनी है फॉर दी वन मोलेक्यूल ऑफ गैस। मान लो कि आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है फॉर वन मोल ऑफ दी गैस, ठीक है, और मान लो कि आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है फॉर म्यू मोल ऑफ दी गैस। अगेन आई रिपीट दैट स्टेटमेंट, फॉर दी वन मोलेक्यूल, फॉर दी वन मोल गैस एंड फॉर दी म्यू मोल गैस। ओके चलो अब देखो यहां पे मैं फॉर्मूला लिखूंगा, यहां पे मैं जो भी फॉर्मूला लिखूंगा वो फॉर्मूला होगा हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पे जो मैं फॉर्मूला लिखूंगा वो होगा हाफ टिंग वी स्क्वायर इक्वल्स टू, और मैं यहां पे जो फॉर्मूला लिखूंगा वो होगा हाफ टिंग वी स्क्वायर और इक्वल्स टू। अब टिंग क्यों बोला, क्योंकि यहां पे अगर आप देखिए तो m, यहां पे भी m, यहां पे भी m, लेकिन सभी जगह पे डिफरेंट डिफरेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ माय फ्रेंड, इंपॉर्टेंट थिंग याद रखो, अगर वन मोलेक्यूल है तो उसका मास होगा छोटू m। एक मोल गैस दिया हुआ है, वन मोल गैस इज देयर, वन मोल राइट, वन मोल गैस इज गिवन, देन कंसीडर मास होगा MO, मोलेक्युलर मास, वो हमें पता है, ये ऑक्सीजन देन 32, नाइट्रोजन देन 28, समथिंग लाइक दैट। ओके अब म्यू मोल है, मतलब म्यू मोल माने क्या, वन मोल नहीं है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो उसका मास क्या कंसीडर करना है, कैपिटल M। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्लियर, वन मोलेक्यूल माने छोटू m, वन मोल दैट मींस MO एंड म्यू मोल देन कैपिटल M। ओके चलो अब देखो यहाँ पे ये तो मास क्लियर, चलो यहाँ पे v स्क्वायर क्यों ऐसा लिखा है, क्योंकि भाई गैस है उसको हम देख नहीं सकते उसके मोलेक्यूल को, तो हम उसकी स्पीड मतलब फील नहीं कर सकते ना, तो काफी सारे वहां पे मोलेक्यूल होंगे तो उसकी एवरेज स्पीड कंसीडर करते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पे ट्रायंगुलर ब्रैकेट रखा है। तो અને यो ना કહેવાય, यो નથી, that means average value of v square. Why? Because so many molecules are there my friend, so we have to consider average value, that's why simple funda is there, right? Okay, so first equation, that equation which is given by, अगर equation फाइंड करोगे ना तो आपको मिलेगा 3/2 kVt, लेकिन हम वो फाइंड नहीं करेंगे, आपको पता ही होगा। यहाँ पे इक्वेशन मिलता है 3/2 kVt, यहाँ पे इक्वेशन मिलता है 3/2 RT। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या मिलेगा, आप फाइंड कर सकते हो, एक मोल के लिए अगर एक इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी का 3/2 RT, तो फॉर 2 मोल 2 into 3/2 RT, फॉर दी 3 मोल 3 into 3/2 RT, फॉर दी 4 मोल 4 into 3/2 RT, फॉर दी म्यू मोल म्यू into 3/2 RT। Just rearrange that equation, that means 3/2 mu RT, ऐसे लिख सकते मल्टीप्लिकेशन। तो म्यू RT माने व्हाट माय फ्रेंड, PV, म्यू RT माने व्हाट, PV। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3/2 PV। Why we consider PV at the place of म्यू RT, क्योंकि यहाँ पे भी दो ही टर्म है, यहाँ पे भी दो ही टर्म और यहाँ पे ही दो ही टर्म, मतलब બધાને સરખું રહે, કોઈ ખોટું ના લાગે, આપણે કોઈ ખોટું નહીં લગાડી है ना એટલે। ओके सो दैट्स व्हाई 3/2 कैपिटी 3/2 RT एंड 3/2 PV। वैसे समझना है आपको यहाँ पे एक्चुअल में है क्या, म्यू RT, लेकिन म्यू RT इज इक्वल्स टू PV, ए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और ए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके डन, चलो नो प्रॉब्लम।
तो यहां तक क्लियर, इक्वेशन सभी को क्लियर? ओके चलो, अब हम कंसीडर करेंगे Vrms। ये तीनों क्लियर ना? फर्स्ट ऑफ ऑल मास, then after equation। okay चलो, now consider Vrms। V माने वेलोसिटी, R M and S। R माने रूट, स्क्वायर रूट, M माने मीन, मीन माने एवरेज, एंड S माने स्क्वायर। अब देखो ये तीन अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन आरएमएस वैल्यू फाइंड करने के लिए स्क्वायर फर्स्ट किया जाता है, मीन उसके बाद होता है और रूट सबसे आखिर में होता है। एज एग्जांपल आपको फाइंड करना है Vrms। किसकी आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है? वेलोसिटी की। तो फर्स्ट आपको वेलोसिटी का क्या करना पड़ेगा भाई? स्क्वायर। उसके बाद उसकी मीन मतलब एवरेज वैल्यू, यो वैल्यू, एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है। तो v स्क्वायर पहले किया, बाद में एवरेज किया। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगर आप v और ब्रैकेट और बाहर स्क्वायर करते हैं तो दोनों इक्वल नहीं होगा। इसका मीनिंग होगा फर्स्ट स्क्वायर देन एवरेज, इसका मीनिंग होगा फर्स्ट एवरेज एंड देन स्क्वायर। इंपॉर्टेंट थिंग माय फ्रेंड, फर्स्ट स्क्वायर देन एवरेज, फर्स्ट एवरेज देन स्क्वायर। देन ओके, तो दोनों सेम नहीं है। हम जो भी इक्वेशन है उसमें टू इनसाइड द ब्रैकेट है। क्यों? क्योंकि पहले स्क्वायर करना है, फिर मीन वैल्यू कंसीडर करनी और लास्ट में आपको फाइंड करना है स्क्वायर रूट। तो अगर ऐसा आप फाइंड कर सकते हो तो इसको आप Vrms बोल सकते हो माय फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसा फाइंड कर सकते हैं। देखो तो यहां से हम ऐसा फाइंड कर सकते हैं। यस, क्यों नहीं कर सकते? यहां पे फर्स्ट कंसीडर करो, यहां से देखो, यहां पे मुझे फर्स्ट केस के लिए मुझे Vrms फाइंड करना है। तो यहां पे मैं आपको मतलब कंसीडर करवाता हूं। चलो, 2 and 2 कैंसल हो सकता है, क्लियर ना भाई? ऐसा बोलता हूं मैं, हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2 kbt। तो यहाँ पे 2 and 2 कैंसल, m एट द डिनोमिनेटर ना, सो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 kbt डिवाइडेड बाय छोटू m, टेकिंग स्क्वायर ऑन दी बोथ साइड, बनने साइड टोपी आपी दो। चलो क्या, ठीक है। सो v स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कंसीडर एज ए Vrms। तो Vrms इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 kbt बाय छोटू m। कर सकते हो फाइंड? तो करो। यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे Vrms is equals to under root 3 kbt by छोटू m। तो क्लियर? फर्स्ट हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड किया, देन आफ्टर Vrms। चलो यहां से Vrms अब डायरेक्टली अब पता हो जाना चाहिए। 2 2 कैंसल, mo at the denominator, then both side kept, so you will get, that's why Vrms is equals to under root 3 RT divided by m। then लास्ट वन, ओके चलो, यहां पे Vrms फाइंड करना है। 2 2 कैंसल, कैपिटल M एट दी डिनोमिनेटर, एंड यहां पे बाकी क्या मतलब जो भी यहां पे कंसीडर करेंगे रिमेनिंग टर्म वो v स्क्वायर ना, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे तो Vrms हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको मिलेगा Vrms इक्वल्स टू अंडर रूट 3 pv डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो मतलब अगर आपको ये फॉर्मूला याद है फॉर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो आप Vrms के फॉर्मूला इजीली डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब लास्ट थिंग रिलेटेड टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड Vrms। देखो अब क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट सी बात अब स्टार्ट होगी। क्वेश्चन किस तरह से होता है इसमें से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से कंसीडर करो, हाफ mv स्क्वायर माने काइनेटिक एनर्जी, यहां पे 3/2 kbt, 3 कांस्टेंट 2 कांस्टेंट kb कांस्टेंट, मतलब वेरिएबल ओनली कैपिटल T। हाफ mov स्क्वायर मतलब काइनेटिक एनर्जी ना, 3/2 RT, 3 कांस्टेंट 2 कांस्टेंट R कांस्टेंट, तो वेरिएबल T। यहाँ पे सर P एंड V बोथ आर वेरिएबल, नहीं भाई, एक्चुअल में PV नहीं है, वहां पे तो म्यू RT है। 3/2 म्यू RT था ना, तो R कांस्टेंट, म्यू आल्सो कांस्टेंट, या तो 1 मोल होगा, 2 मोल होगा, 3 मोल, व्हाटएवर, कुछ तो कांस्टेंट होगी। अब ऐसा तो नहीं बोल सकते कि अभी गैस 1 मोल है, अभी 3 मोल हो गया, अभी 5 मोल, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो म्यू कांस्टेंट, R कांस्टेंट, मतलब काइनेटिक एनर्जी का जो भी इक्वेशन है, तो आप यहां पे लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू ओनली कैपिटल T, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। रॉन्ग स्टेटमेंट माय फ्रेंड, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर। यहां पे ही प्रॉब्लम होगा, मतलब मिस्टेक होगी। आपको क्वेश्चन में टेंपरेचर डिग्री सेल्सियस में वो लोग आपको गिवन डेटा में मतलब आपको दिया हुआ होगा, ठीक है, वहां पे
आपको सेल्सियस में नहीं कंसीडर करना, किसमें मतलब कन्वर्ट करोगे, केल्विन में, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये क्लियर हो गए, ठीक है। यहाँ पे हम अगर कंसीडर करें, चलो मुझे कोई बता सकता है यहाँ पे VRMS प्रोपोर्शनल टू व्हाट, चलो ट्राई करो, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड और थर्ड। अब देखो 3 कांस्टेंट के भी कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट आर कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट है यहाँ पे, तो म्यू आर टी है ना, तो म्यू है ना, तो टी तो अवेलेबल है ही न्यूमरेटर में। अब देखो अभी यहाँ पे 3 मतलब अलग अलग इक्वेशन है ना, उसमें से बाय डिफॉल्ट इक्वेशन हम ए वाला कंसीडर करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है गैस विल बी चेंज देन एमओ विल बी चेंज, गैस विल बी चेंज देन एमओ विल बी चेंज। जैसे ऑक्सीजन के लिए 32, नाइट्रोजन के लिए 28, उस तरह से सभी की वैल्यू आपको पता होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 अगर कांस्टेंट कंसीडर करो तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि VRMS प्रोपोर्शनल टू √T/m। सो मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन, बराबर। तो मतलब इक्वेशन में से इतना क्लियर होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू ओनली T, whereas VRMS प्रोपोर्शनल टू √T/m। क्वेश्चन जो भी होगा उसमें ए रिलेशन यूज होगी, किस तरह से, एक ही मैं एग्जांपल दूंगा, एक ही एग्जांपल, लेकिन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो किस तरह से, मान लो कि आपको दिया गया हुआ है नाइट्रोजन गैस, सपोज 1 नंबर पे है नाइट्रोजन गैस और सेकंड नंबर के ऊपर है ऑक्सीजन गैस, मतलब 2 gases आर गिवन इन वन क्वेश्चन, वन इज द नाइट्रोजन एंड सेकंड इज द ऑक्सीजन। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन तो हो गया, वो क्वेश्चन में है। अब बोला गया है कि भाई नाइट्रोजन का टेम्परेचर मान लो 100 केल्विन है और ऑक्सीजन का टेम्परेचर मान लो 100 केल्विन है, दोनों का टेम्परेचर कितना है, सेम। आपको बोला गया है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अगर 5 जूल होगी मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो देखो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर विल बी चेंज देन काइनेटिक एनर्जी विल बी चेंज। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है माय फ्रेंड, 100 केल्विन, यहाँ पे भी टेम्परेचर कितना है, 100 केल्विन, तो मतलब टेम्परेचर सेम टू सेम, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज ही नहीं होगी, तो यहाँ पे भी 5 जूल है, तो यहाँ पे भी कितनी होगी, 5 जूल। लेकिन मान लो आपको ऐसा बोला गया है नंबर 2, one is the nitrogen, another one is the oxygen, सेम फंडा, यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है 100, यहाँ पे भी दिया हुआ है 100। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको ऐसा हो, फर्स्ट क्वेश्चन, ये कॉमन डेटा, ये दोनों लाइन कॉमन, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 5 थी, तो यहाँ पे कितनी होगी, आंसर होगा 5 जूल। कैसे पता चल गया, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा तो ही काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। पर यहाँ पे आपको बोला है कि टेम्परेचर यहाँ पे 100, यहाँ पे भी 100, मान लो कि VRMS जो भी मॉलिक्यूल है उसकी VRMS यहाँ पे है 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल होंगे उसकी VRMS कितनी होगी। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, बट VRMS डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एज वेल एज मोलिक्यूलर वेट। तो नो डाउट टेम्परेचर कांस्टेंट है दोनों जगह पे, तो टेम्परेचर निकाल दो यहाँ से, तो टेम्परेचर चला जाएगा, तो यहाँ पे रिलेशन होगा VRMS प्रोपोर्शनल टू 1/√m। यस और नो माय फ्रेंड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सेम प्रोपोर्शनलिटी और इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी, इनवर्स ना, तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा VRMS 2 डिवाइडेड बाय VRMS 1, ओके, तो इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी माने व्हाट, 1 to 2 1, देन 2 1 1 2, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 2 1 1 2, दैट मींस MO1 डिवाइडेड बाय M2, टोपी देन टोपी, मतलब स्क्वायर रूट देन स्क्वायर रूट। अब देखो VRMS फाइंड करना है, VRMS 1 पता है, MO1 1 के लिए 28 पता है, 2 के लिए 32 पता है, तो पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो क्लियर, मैंने एक ही एग्जांपल दिया लेकिन आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से होगा। यहाँ पे ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, यहाँ पे डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एज वेल एज एम। अगर यहाँ पे बोला होता कि 100 and 200, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो आप कैसे करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इक्वल्स टू T2/T1, पुट द डेट एंड गेट द आंसर। यहाँ पे क्या ऐड हो जाता है, T न्यूमरेटर में तो सेम प्रोपोर्शनलिटी 2 1 then 2 1, तो यहाँ पे आप कंसीडर करते हैं T2/T एंड अगेन पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो क्लियर ना सभी को, तो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो वैसे सिंपल है, अगर लॉजिक क्लियर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो इतना क्लियर होना चाहिए। चलो
तो मतलब है जो भी लास्ट टॉपिक मैंने बोला कौन सा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन वीआरएस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बराबर। वैसा सिंपल है लेकिन लॉजिक क्लियर होना चाहिए तो प्रॉब्लम नहीं होगा। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर। अब देखो यहाँ पे मैंने एक ऐसे ही ब्लैंक रखा था प्रेशर, कि मान लो कि कंटेनर की जो वॉल है वहां पे कोलाइजन होगा तो प्रेशर तो जनरेट होगा। उसका इक्वेशन में यहाँ डायरेक्टली आपको मतलब कंसीडर करवाऊंगा 1/3 रो इनटू v स्क्वायर, बट नॉट v स्क्वायर, एवरेज ऑफ v स्क्वायर। यो v स्क्वायर શું કહેવાય, यो v સ્ક્વેર, यो माने एवरेज वैल्यू ना, y एवरेज इज देयर। હવે તો ક્લિયર જ હોય બધાને, નો પ્રોબ્લેમ। ચલો, so p is equals to 1/3 रो इनटू एवरेज ऑफ v स्क्वायर माय फ्रेंड। ओके, यहां तक क्लियर सभी, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। चलो अब हम कंसीडर कर लो, मान लो कि यहाँ पे देखो इनका एक अलग फॉर्मेट भी होता है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो आप। मान लो कि p is equals to 1/3 रो को आप बोल सकते हो m डिवाइडेड बाय v into v स्क्वायर। अब देखो v and v will be cancel, नहीं था बिकॉज़ कैपिटल v माने वॉल्यूम एंड छोटू v माने वेलोसिटी। वेरी गुड। अब देखो यहां पे मैं ऐसा करूंगा, ये तो क्लियर ना, रो इज इक्वल्स टू m बाय v, नो प्रॉब्लम। चलो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब रीअरेंज करते हैं, p इज इक्वल्स टू, देखो ये 2 को मैं यहां पे कंसीडर करता हूं तो 2/3 हो गया। यहां पे जो v है, v उसको रख दिया, v रख दिया, चलो ठीक है, सॉरी कैपिटल v है तो कैपिटल v रख दिया, ओके नो प्रॉब्लम। चलो अब a2 है वो डिनोमिनेटर में हो गया, तो मतलब यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा हाफ m v स्क्वायर। ओके चलो यहाँ तक क्लियर, सभी को क्लियर। देखो अगर प्रॉब्लम हो तो 2 2 2 2 डन, 3v डन, mv स्क्वायर डन। ओके चलो अब ये 3 और 2 को मैं रीअरेंज करता हूँ, एट द न्यूमरेटर एट द डिनोमिनेटर, तो 3/2 p as it is, और यहाँ पे लिखूंगा हाफ m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब देखो कभी कभार आपको क्या क्वेश्चन में हो सकता है, फाइंड आउट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम माने डिनोमिनेटर में तो देखो काइनेटिक, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ऑप्शन में होगा 3/2p, ऑप्शन में होगा 3/2p। तो मतलब इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है। वैसे सिंपल सा फंडा है लेकिन माइंड में वो इक्वेशन आना चाहिए, ठीक है। तो आप, मैं ये रफ कर दूंगा इतना, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ओके चलो क्लियर। अब देखो उसमें से नेक्स्ट वन, अब हम उसमें से नेक्स्ट कंसीडर करते हैं जो इक्वेशन दिया है ना उसमें से। ओके चलो, तो अब वहां पे रो तो है, रो माने डेंसिटी, एक अलग सा फॉर्म में दिखाता हूं। चलो यहाँ पे डेंसिटी को सभी को पता है, इसको कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल V तो बोला जाता है कि मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और इंपॉर्टेंट सी एक चीज है, वो वैसे तो मैंने बता दी यहाँ पे, फिर भी थोड़ा एडिशन करके, मान लो कि 1 मॉलिक्यूल है, मान लो कि 1 मोल गैस है, सिंपल सा है समझना, मान लो कि म्यू मोल गैस है। ओके, सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि चलो भाई मुझे मास चाहिए यहाँ पे, तो 1 मोलेक्यूल का मास कितना होगा, छोटू m, 1 मोल है उसका मास कितना होगा, यहाँ पे मैं ब्लू से कंसीडर कर तो अच्छा रहेगा। 1 मोलेक्यूल का मास कितना होगा भाई, क्लियर, छोटू 1 मोल है उनका मास कितना होगा mo, ठीक। म्यू मोल है उनका मास कितना होगा, कैपिटल M। अब सेकंड एडिशन करके, अब मुझे चाहिए नंबर ऑफ मोलेक्यूल, क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोलेक्यूल। चलो यहाँ पे मुझे कोई बता सकता है कितने मोलेक्यूल है, लिखा ही है 1 मोलेक्यूल, तो यहाँ पे 1 मोलेक्यूल, ठीक है। अब 1 मोल है तो 1 मोल के अंदर जितने भी मोलेक्यूल्स होंगे उनको हम कंसीडर करते हैं Na, ठीक है भाई। और म्यू मोल के अंदर जितने भी मोलेक्यूल्स होते हैं इनको हम कंसीडर करते हैं कैपिटल M। इतना क्लियर सभी को, 1 मोलेक्यूल का मास छोटू m, 1 मोल का मास mo, म्यू मोल का मास कैपिटल M। 1 मोलेक्यूल, यहाँ पे नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स n है हो गए, यहाँ पे नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स कैपिटल N हो गए। तो मैं इतना तो बोल सकता हूँ ना कि 1 मोल का मास कितना, सॉरी 1 मोलेक्यूल का मास कितना होगा, छोटू m, n a मोलेक्यूल का मास कितना होगा, mo, और n मोलेक्यूल का मास कितना होगा, m। ए क्लियर, ए याद रखना। अगर आपको कोई बोले कि भाई नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स इज इक्वल्स टू n, तो मास कितना होगा, तो आप बोल सकते हो कैपिटल M।
ओके चलो नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, मान लो 1 मोल है तो मास कितना होगा छोटू है? 1 मोल है, देखना वो सिंपल सा फंडा है लेकिन समझ, 1 मोल है तो मास कितना है छोटू है। अगर मान लो कि कैपिटल N मोलेक्यूल्स है तो कितना मास होगा? तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फाइंड करें तो मुझे मिलेगा छोटू m into mod to n divided by 1, anything divided by 1, आंसर इज एनीथिंग। लेकिन एक्चुअल में मुझे ये तो पता ही, अभी मैंने बोला कि ऐसे 1 मोलेक्यूल का मास होता है छोटू m, तो नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स आर n, देन व्हाट अबाउट योर इक्वेशन, देन आंसर इज m into n। पर मैंने अभी बोला अगर आपको कोई बोले कि भाई कैपिटल N मोलेक्यूल है और उनका मास फाइंड करना है तो आपको पता होगा कितना है कैपिटल M ना, तो यहाँ पे वही बोला कैपिटल N है तो मास कितना होगा, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आप लिख सकते हो कैपिटल है, तो एक्चुअल में जितना भी डेटा है उसको आप बोल सकते हो कैपिटल M, बराबर ना, समझे? मतलब जो एक M है M को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, छोटू m into मोटू m, बराबर। और जो V है उनको मैं V ही कंसीडर करूंगा, नो प्रॉब्लम। चलो डन, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं अभी रफ कर दूंगा इसका जो नीचे है उसका, ठीक है? ओके क्लियर, ओके चलो नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे जो भी इक्वेशन दिया है वो लास्ट में। अब यहाँ पे हमें कैपिटल N डिवाइडेड बाय कैपिटल V मिला, देखो यहाँ पे छोटू m माने छोटू m, ये देखो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय v, नंबर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट मींस नंबर डेंसिटी ना, तो यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं छोटू m। क्लियर, सभी को कंप्लीटेड माय फ्रेंड? तो मतलब रो को आप रिप्लेस कर सकते हो छोटू m into n, तो यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट कंसीडर कर सकते हो। देखो यहाँ पे यू हैव टू कंसीडर 2 ऑप्शन, फर्स्ट ए वैल्यू यहाँ पे पुट करो, चलो तो आपको क्या मिलेगा, टेल मी माय फ्रेंड, 1/3 एज इट इज, रो माने ए वैल्यू पुट करो m into कैपिटल N और यहाँ पे v स्क्वायर तो है ही, और डिवाइडेड बाय कैपिटल V, कैपिटल V वॉल्यूम एंड स्मॉल v वेलोसिटी, तो कैंसिल नहीं होगी। अब m यहाँ पे पुट करो, चलो तो आपको यहाँ पे क्या इक्वेशन मिलेगा, 1/3 रो इज रिप्लेस बाय छोटू n into v स्क्वायर। ओके तो यहां तक क्लियर। लास्ट थिंग, वैसे तो हम बोल सकते हैं कि जो भी प्रेशर है ना वो कांस्टेंट ही होगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है? मतलब इसकी डिपेंडेंसी काफी फैक्टर पे है, लेकिन कोई कंडीशन ना बोली गई हो, कोई भी कंडीशन ना बोली हो, और वैसे ही वो प्रेशर, तो प्रेशर ऐसे ही चेंज नहीं होता, वो तो कांस्टेंट ही होगा, लेकिन फॉर सम पर्टिकुलर कंडीशन प्रेशर विल बी चेंज। तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिक मतलब ये जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है ना, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा, डायरेक्टली थियोरेटिकल आपको पूछ लेंगे तो पता नहीं चलेगा, कोई भी कंडीशन नहीं है। आपने वैसे बुक में भी देखा होगा, वहां पे लिखा होगा कि जो भी प्रेशर है कोलाइजन के रिलेटेड मिलता है वो कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन फॉर सम पर्टिकुलर कंडीशन दैट प्रेशर विल बी चेंज। तो कंडीशन कौन सी है माय फ्रेंड, कंडीशन नंबर 1, केस नंबर 1, मान लो कि आपको बोला गया है कि, मान लो कि आपको बोला गया है, देखो यहां पे ध्यान सभी का, कि आपको कैपिटल V माने वॉल्यूम एंड कैपिटल T माने एब्सोल्यूट टेम्परेचर कांस्टेंट कंसीडर करने हैं, ऐसा बोला गया है, ठीक है? सेकंड केस कुछ ऐसा है कि मान लो कि आपको बोला गया है कि भाई टोटल मास ऑफ द गैस, टोटल मास ऑफ द गैस माने व्हाट, कैपिटल M, एंड कैपिटल M माने व्हाट, यहाँ पे देखो कैपिटल M माने छोटू m इंटू मोटू m, ठीक है? वो सेकेंड थिंग वॉल्यूम, ये दोनों आपको बताया गया है कि भाई दोनों क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है? मतलब ये V और ये टोटल मास, ये दोनों कांस्टेंट है। तो फर्स्ट केस में प्रेशर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा सेम रहेगा, सेकंड केस में प्रेशर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा कि सेम रहेगा। चलो फाइंड करते हैं, लेट्स फाइंड आउट द आंसर। तो देखो फर्स्ट ए वाला कंसीडर करो, यहाँ पे आप P प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हो, 3 कांस्टेंट हो गया, अब V कांस्टेंट बोला है, अब T कांस्टेंट है तो क्या होगा माय फ्रेंड, पता है? देखो यहाँ पे T है ही नहीं इक्वेशन में, लेकिन यहाँ पे v स्क्वायर तो है ना, ए इक्वेशन में से आप बोल सकते हो, देखो 3 2 के भी कांस्टेंट है,
तो v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू t, यहां से भी v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू t बराबर है। वैसा यहाँ पे p भी है लेकिन एक्चुअल में क्या होता है म्यू आर टी, तो यहाँ पे भी v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू t माय फ्रेंड, वो तो पता ही है सभी को। तो देखो यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि v स्क्वायर लिखो या t लिखो, बोथ आर सेम टू सेम, लेकिन यहाँ पे t कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई v स्क्वायर इज आल्सो कांस्टेंट बिकॉज़ v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू t। अब t कांस्टेंट माने v स्क्वायर कांस्टेंट, ठीक है, ये पता चला ना सभी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, p प्रोपोर्शनल टू छोटू m इनटू मोटू n। ओके चलो अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल्स टू, यही इक्वेशन कंसीडर करो, ये तो मैंने अलग अलग मतलब कंसीडर किया था कि p को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे अब कंसीडर करो एक केस क्लियर, तो ए डॉट में रिमूव कर देता, अब यहाँ पे न्यू डॉट, टोटल मास मतलब m इंटू n, ये दोनों कांस्टेंट हो गए, यहाँ पे मास कांस्टेंट बोला है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट बोला है और 3 तो कांस्टेंट होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा p प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, और v स्क्वायर बोलो कि कैपिटल T बोलो, बोथ आर सेम टू सेम। एक क्लियर सभी को, डन है यहाँ तक क्लियर सभी को, ओके चलो नो प्रॉब्लम। तो पहले एक यहाँ पे कंसीडर किया और एक जो भी है वो यहाँ पे कंसीडर किया, ओके चलो ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे आप कंसीडर करो, यहाँ पे अगर आप बोलते हो कि भाई नंबर ऑफ मोलेक्यूल, अब ये समझना नंबर ऑफ मोलेक्यूल इंक्रीजेस, अगर नंबर ऑफ मोलेक्यूल इंक्रीज हो गए तो डेफिनेटली आपका जो प्रेशर है माय फ्रेंड, वो प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। और यहाँ पे P प्रोपोर्शनल टू T, अब देखो यहाँ पे आप सपोज मान लो कि टेम्परेचर वेरिएबल है, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सेम प्रोपोर्शनलिटी, तो आपका प्रेशर भी क्या होगा, तो आपका जो भी प्रेशर है माय फ्रेंड वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब दोनों केस में प्रेशर इंक्रीज हो गए। और लास्ट एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं प्रैक्टिकली क्यों इंक्रीज हो गए, ऐसा तो क्या होगा कि इंक्रीज हो गए। देखो आपने यहाँ पे वेरिएबल क्या है, मोलेक्यूल ना, तो मोलेक्यूल को चेंज किया, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को आपने इंक्रीज किया। अब देखो मैं आपको एग्जांपल दूं कि मान लो कि आप एक रूम है, आपका क्लासरूम है, उसमें 20 स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट है 20, मान लो कि 20 स्टूडेंट, मतलब आप अपनी सेल्फ को एक मॉलिक्यूल समझ लो, यू आर मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस, तो मतलब 20 स्टूडेंट है तो 20 मॉलिक्यूल है, वो ऐसे ही कोई भी डायरेक्शन में मतलब मोशन में है, वो स्टेशनरी नहीं है, कोई बाजू कोई बाजू कोई बाजू इस तरह से, ठीक है। लेकिन सभी की जो वेलोसिटी है वो कोई वेलोसिटी से वो कोई भी मोशन में कंसीडर करना है उनको, ठीक है। अब मान लो कि मैंने थोड़ी देर बाद 20 स्टूडेंट है उसके 100 स्टूडेंट कर दिए, तो आप मानो 20 स्टूडेंट ऐसे वही वेलोसिटी से जा रहे हैं, अब 100 स्टूडेंट वही वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो कोलाइजन के चांसेस कहां पे ज्यादा होंगे, 20 स्टूडेंट की 100 स्टूडेंट में माय फ्रेंड, वेरी गुड, 100 स्टूडेंट पे ना, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज हो गए, वेलोसिटी कुछ चेंज नहीं, वेलोसिटी तो वही है, पहले थी वही, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज हुए तो नंबर ऑफ कोलाइजन का चांसेस इंक्रीज होगा, मतलब यहां पे हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, दैट मींस नंबर ऑफ कोलाइजन आल्सो इंक्रीजेस। एंड माय फ्रेंड अभी तो पता ही होगा कि नंबर ऑफ कोलाइजन इंक्रीज हो तो प्रेशर इंक्रीज होता है, डन क्लियर। यहां पे एग्जांपल में देता हूं, ठीक, देखो पहले 20 स्टूडेंट से मान लो कि कोई वेलोसिटी से वो घूम रहे थे इधर उधर कहीं पे भी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ने इंक्रीज करना है, क्या इंक्रीज करना है, टेम्परेचर, मतलब अब थोड़ी देर बाद 20 मॉलिक्यूल्स 20 स्टूडेंट ही है, लेकिन मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, मान लो कि आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो आपकी वेलोसिटी सडनली क्या हो जाएगी, इंक्रीज। पहले 20 मेंबर थे, कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी तो कुछ नंबर ऑफ कोलाइजन होगी, लेकिन अब 20 स्टूडेंट ही है माय फ्रेंड, लेकिन सभी की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, मतलब अब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। अब बताओ पहले 20 स्टूडेंट कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मोशन में थे, मतलब ऐसे इधर उधर घूम रहे थे, अब आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, स्टूडेंट इतने ही है लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, फिर भी नंबर ऑफ कोलाइजन का चांसेस क्या होगा, इंक्रीज होगा ना, सिंपल सी बात है। तो मतलब ए वाले केस में भी आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ कोलाइजन है वो इंक्रीज होगी, तो दैट्स व्हाई प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस।
तो मतलब वैसे तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है, कुछ ना कुछ कोई कंडीशन ना दे तो, लेकिन ये पर्टिकुलर दो केसेस के लिए हम इतना कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो भी लेक्चर था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एक फंडामेंटल हमने कंसीडर किया, जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर? तो अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलूंगा तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक रखते हैं फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आके सब टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू वेरी मच। सो हम बात कर रहे थे फिजिक्स सब्जेक्ट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, क्विक रिवीजन सेशन पार्ट नंबर 2। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर द नोट. At 0 Kelvin temperature, kinetic energy of molecules of an ideal gas is 0. That means at absolute 0 Kelvin temperature, if you consider the motion of any molecule which is available in ideal gas, then motion of that molecule will be stopped. That means 0 Kelvin temperature माने stationary condition for any molecule. Okay, so simple सा sentence है for theoretical MCQ important one. Second one, any practical gases is not considered as ideal one, but for particular condition that practical gases act as ideal, not converted into ideal gas, but act as ideal gas, same as a ideal one. So that condition is temperature higher, pressure lower and density lower. So remember my friend, at higher temperature, lower pressure and lower density, whatever practical gases are there, that gases act as a ideal gas. Okay, then after third one, kinetic energy per unit volume which is given by 3/2 into P. ओके, चलो प्रूफ करते हैं इसे। आपको पता होगा प्रेशर विच इज गिवन बाय 1/3 रो इनटू v स्क्वायर। ओके, v स्क्वायर एवरेज ऑफ v स्क्वायर, वो पता है व्हाई, बिकॉज़ सो मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर, दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसीडर एवरेज वैल्यू। ओके, चलो अब डेंसिटी को कन्वर्ट करो माय फ्रेंड। डेंसिटी माने मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। रिमेंबर, छोटू भी माने वेलोसिटी, मोटू भी माने वॉल्यूम, तो कट मत कर देना, ठीक है। ओके, नाउ मुझे चाहिए काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी दैट मींस हाफ mv स्क्वायर ना, सो जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 2। व्हाई? बिकॉज़ वी हैव टू कंसीडर हाफ mv स्क्वायर। देखो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, 2 यहां पे न्यूमरेटर में, ठीक है, देन 3v ऑलरेडी अवेलेबल है तो ये 3v, उसके बाद में मल्टीप्लाई में लिखूंगा हाफ mv स्क्वायर। एक बार देख लीजिए, रीअरेंज किया है, 2 माने 2, a2 माने 2, mv स्क्वायर 3v, क्लियर? ओके, गुड। सो दैट्स व्हाई p इज इक्वल्स टू, यहां पे हम लिख सकते हैं 2/3 into k, यस और नो, बिकॉज़ हाफ mv स्क्वायर दैट्स व्हाई k, सॉरी 2/3v into k, राइट। अब देखो 3 को यहां पे कंसीडर करो, 2 को यहां पे कंसीडर करो, तो 3/2v और यहां पे क्या बचेगा, k डिवाइडेड बाय v। So देखो my friend, kinetic energy per unit volume, that means divided by, so kinetic energy per unit volume which is given by 3p/2, so same to same, तो theoretical question हो सकता है, आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक completed है। ओके, तो मतलब हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था my friend, उसके रिगार्डिंग हमने बात की, ठीक है। Now consider on next topic, okay? So just consider the title, velocity. Actually we consider just vrms, but another two velocities are there for ideal gas. As example vrms, then after v average and then after vmp. mp माने मध्य प्रदेश, no my friend, most probable velocity, right? Okay, so what about the equation? देखो 3RT, if you consider the vrms, then total 3 equations are there for one molecule, 3 kBt by छोटू m अंडर रूट तो है, फॉर 1 मोल गैस 3RT by MO, एंड फॉर म्यू मोल 3/2 सॉरी 3PV डिवाइडेड बाय कैपिटल M, वो तो हमें पता है, लेकिन why we consider that one, because by default equation MO हमें पता है। ऐसे एग्जांपल ऑक्सीजन के लिए 32, नाइट्रोजन के लिए 28, दैट्स व्हाई बाय डिफॉल्ट इक्वेशन ना। अब देखो V एवरेज में क्या चेंज होता है पता, इसका इक्वेशन होगा 1 मोल गैस के लिए 8RT डिवाइडेड बाय पाई इनटू MO, जस्ट कोफिशिएंट चेंज होगा, यहाँ पे 3 है, वो कैसे रिप्लेस हो जाएगा 8/5। ओके, v मोस्ट प्रोबेबल, उसका इक्वेशन है 2RT डिवाइडेड बाय m, जस्ट कोफिशिएंट चेंज होगा, ठीक है। अब इसमें से आपको बोले कि कौन सी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, देखो यहाँ पे √3 है, 8/π करोगे ना तो नियर अबाउट 2.5 मिलेंगे, और यहाँ पे √2 है, तो आपको अगर कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि vrms ग्रेटर देन
V एवरेज ग्रेटर देन V मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। और आपको अगर रेशियो पूछे तो भी पता होना चाहिए, यहाँ पे मिलेगा √3 और इसकी कंपैरिजन यहाँ से आप कर सकते हो √8/π मतलब नियर अबाउट 2.5, और इसकी कंपैरिजन यहाँ पे आप कर सकते हो √2 से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो एमसीक्यूज करवाए, मतलब ए फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन बिटवीन दैट वेलोसिटीज एंड सेकंड वन एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन दैट वेलोसिटीज, ठीक है, ओके। और एक वीआरएमएस का इक्वेशन और है जो वैसे तो इंपॉर्टेंट कहा जाएगा, क्यों? क्योंकि वो इक्वेशन है वो यहाँ से मिलेगा, प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/3 रो इनटू v स्क्वायर ना माय फ्रेंड, यस और नो। अब देखो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3p/रो, यस और नो, राइट, ओके। अब देखो टेकिंग स्क्वायर ऑन दी बोथ साइड, तो पहले स्क्वायर then after average then after square root माने VRMS, so VRMS is equals to √3p/रो। कभी कभार इक्वेशन यूज होगा whenever pressure is given, density is given and you have to find out VRMS, right? So at that time you have to consider this equation, which one? VRMS is equals to √3p/रो। सो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। एक और इक्वेशन VRMS के लिए, डन, यहाँ तक क्लियर, ओके। चलो तो ये टॉपिक भी खत्म किया हमने फटाक से, कौन सा? डिफरेंट वेलोसिटीज फॉर एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल, राइट, ओके। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आएगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। पहले तो मैं आपको बता दूं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, उसका सिंबल है छोटू f। छोटू f माने फेसबुक नहीं कि बल्लू सर फेसबुक नहीं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, दैट्स व्हाई व्हिच इज डिनोटेड बाय f, okay. If you want to define degrees of freedom term, then that term is defined as a different motion which is performed by molecule, which is known as a degrees of freedom. As an example, मान लो कोई मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस माने क्या? उसके अंदर एक ही मोलेक्यूल होगा, जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, वैसे गैस है वो मोनोएटॉमिक बोले जाएंगे, ठीक है। मान लो कि हीलियम गैस है तो उसके जो एटम हम कंसीडर करें वहां पे एक ही मोलेक्यूल होगा, जैसे O2 है तो O2 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ना, O2 माने 1 and 2, तो 2 molecules and 1 atom, ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि that is diatomic gases, तो 2 एटम है और उसके एक मोलेक्यूल के अंदर। ट्राइएटॉमिक CO2 1C and 2O, तो ट्राइएटॉमिक 3 एटम है उसके एक मोलेक्यूल के अंदर। वैसे हीलियम है तो हीलियम के अंदर एक ही एटम है, दैट्स व्हाई मोनोएटॉमिक गैस, ओके। आपको कितनी मोशन परफॉर्म कर सकता है? देखो पहले तो हम बात करें तो 3 टाइप ऑफ मोशन आते हैं। वन इज द लीनियर मोशन, ठीक है। सेकंड वन अगर हम बात करें तो रोटेशनल वन, व्हिच वन? रोटेशनल, ओके। एंड थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड होगी वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है, ओके। चलो अगर हम बात करते हैं लोअर टेम्परेचर, याद रखो माय फ्रेंड, अगर लोअर टेम्परेचर है तो लीनियर एंड रोटेशनल दो ही पॉसिबल है। व्हेनेवर यू हैव टू कंसीडर हायर टेम्परेचर then vibrational motion available in picture, otherwise it is not performed by any molecule। तो अभी फिलहाल हम जो भी यहाँ पे बात करेंगे ना वो आपके इंफॉर्मेशन के लिए एट लोअर टेम्परेचर हमें बात करनी है। और वैसे भी अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है तो मेजॉरिटी नहीं, हर बारी आपको कंसीडर करना है लोअर टेम्परेचर, और मेजॉरिटी टाइम क्वेश्चन में लोअर टेम्परेचर ही होगा, तो हम लोअर टेम्परेचर के लिए ही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं। चलो मान लो कि मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, एज एग्जांपल मोनोएटॉमिक है हीलियम गैस के लिए, तो हीलियम गैस का मॉलिक्यूल है ना ओनली परफॉर्म लीनियर मोशन। अब वो लीनियर मोशन है वो एक्स एक्सिस में परफॉर्म कर सकता है, वाई में कर सकता है और जेड में कर सकता है, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन इज इक्वल्स टू 3 ना, दैट्स व्हाई लीनियर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3। अब एक मॉलिक्यूल एक एटम है और रोटेशनल मोशन परफॉर्म नहीं कर सकता, रोटेशनल मोशन के लिए मिनिमम 2 एटम रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे रोटेशनल मिलेगा ही नहीं, वाइब्रेशनल मिलेगा ही नहीं। तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हो गए माय फ्रेंड? 3। तो व्हेनेवर मोनोएटॉमिक गैस इज देयर देन यू हैव टू कंसीडर F इज इक्वल्स टू 3, चाहे लोअर टेम्परेचर के ऊपर हो, हायर टेम्परेचर ऊपर के हो के कहीं पे भी हो, ठीक है, उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए 3, नो प्रॉब्लम। चलो नाउ शिफ्ट ऑन नेक्स्ट वन, दैट मींस व्हेनेवर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर देयर, एज एग्जांपल O2, तो डायएटॉमिक है वो भी लीनियर मोशन तो परफॉर्म करेगा ही, बिकॉज देखो वो हाइड्रोजन गैस भी ऐसे जा सकता है,
हीलियम गैस भी ऐसे जा सकते हैं, ऑक्सीजन भी जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जा सकता है। तो लीनियर मोशन तो परफॉर्म होगी, मतलब या तो एक्स या तो वाई या तो जेड, मतलब लीनियर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हो गए 3। अब ऑक्सीजन है वो माय फ्रेंड डायटोमिक ना, तो अभी हमने फिलहाल बोला कि डायटोमिक डायटोमिक जो भी मॉलिक्यूल होगा वो रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म करेगा। कैसे, उसके लिए यहाँ पे ध्यान देखो, मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, एक ओ मोले एटम यहाँ पे है, एक और ओ एटम यहाँ पे है, तो मतलब बोथ द एटम अरेंज इन वन एक्सिस, विच वन एक्स। अब देखो इस तरह से एक्सिस घूमेगी ना, तो रोटेशनल मोशन नहीं कही जा सकती, बराबर। उसको रोटेशनल मोशन कब बोल सकते भाई, सपोज मान लो कि इस तरह से वो जो भी एक्सिस है, मतलब जो भी एटम है उसका स्ट्रक्चर मोशन में होगा, सपोज मान लो कि इस तरह से, तो इस तरह से मतलब विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस। तो अगर इस तरह से आप रोटेशनल मोशन कंसीडर करो तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, मान लो कि वो इस तरह से अपनी मोशन परफॉर्म करेगी, तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस, तो मतलब उसको हम बोल सकते हैं जेड। तो अच्छे से सुनना, व्हेनेवर your diatomic molecule available or arranged in the x-axis, then that molecule can't perform rotational motion with respect to x-axis, but that molecule can perform rotational motion with respect to y-axis, or you can say that with respect to z-axis. Clear? तो मतलब यहाँ पे number of independent motion कितनी मिलेगी 2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो माय फ्रेंड कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर रोटेशनल पार्ट आंसर इज 2। यहाँ तक क्लियर? तो देखो लोअर टेम्परेचर पे तो यही दोनों हो गए, तो 3 + 2 5, मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि F इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को? डन। ओके, अब देखो अगर हम वाइब्रेशनल मोड की बात करें, अगर आपको बोला जाए कि हायर टेम्परेचर, तो वाइब्रेशनल मोड 8 होगी, वो 2 होगी। तो अगर आपको बोला है हायर टेम्परेचर, तो तब जाके आपको F मिलेंगे 3 + 2 + 2 माने 7, बट 99% 5 ही कंसीडर करेंगे, बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर लोअर होगा, दैट्स व्हाई। बट पता होना चाहिए एट द हाइट, यहाँ पे मैंने लिखा है जो भी डेटा है लोअर टेम्परेचर, तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। नाउ कंसीडर द ट्राइएटॉमिक। अब देखो ट्राइएटॉमिक में 2 पार्ट होगी, ठीक है। फर्स्ट हम बात करते हैं लीनियर स्ट्रक्चर की। तो लीनियर स्ट्रक्चर हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है माय फ्रेंड, कोई भी केस हो, और लीनियर मोशन में तो परफॉर्म करेगा ही, और आइदर एक्स और वाई और जेड, तो 3। और सेम फंडा देखो, अब मैं बात करूं कि यहाँ पे CO2 जो लीनियर स्ट्रक्चर है वो, अगर यहाँ पे O2 हम बात करें तो O2 इस तरह से लीनियर ही था, तो देखो CO2 हो गए तो O C और O इस तरह से लीनियर स्ट्रक्चर। मान लो कि वो एक्स एक्सिस में है, तो y और z दोनों में ही रोटेशनल परफॉर्म कर सकते हैं, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 2। ठीक है, लेकिन मान लो कि नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ध्यान सभी का भाई, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है, तो फिर वो यहाँ पे x y और z में तो लीनियर मोशन परफॉर्म करेगी, लेकिन यहाँ पे नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है, तो मान लो H2O हमने कंसीडर किया तो कुछ इस तरह से नॉन लीनियर, तो वो कोई एक्सिस में अरेंज नहीं हुई, यहाँ पे तो x एक्सिस में अरेंज हुए थे, तो उसके अकॉर्डिंग तो रोटेशनल मोशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे x में भी हो सकती है, y में भी हो सकती है, और z में भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है। तो देखो अगर लीनियर होगा तो लोअर टेम्परेचर पे 3 + 2 5, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि whenever linear structure is there then you have to consider F is equals to 5, but whenever non-linear structure is there then you have to consider F is equals to 6 at the lower temperature। अब क्वेश्चन होगा कि मान लो सर हायर टेम्परेचर हो तो डिपेंड करता है कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह से। देखो यहाँ पे कुछ वाइब्रेशनल मोड इस तरह से भी हो सकते हैं वाइब्रेशन, फिर इस तरह से भी हो सकती है, ठीक है, फिर इस तरह से भी हो सकती है, तो काफी सारे चांसेस है। तो हम बोल नहीं सकते मान लो कि वो x तरह से वाइब्रेशनल मोड करेगा, तो यहाँ पे आप टोटल लिख सकते हो 5 + x, यहाँ पे आप टोटल लिख सकते हो 6 + x। समझ में आया? वो हम डिफाइन नहीं कर सकते, वो बोलेंगे भाई इस तरह से इतनी तरह से वाइब्रेशनल थे वो करेगा, तो मान लो कि 3 तरह से वाइब्रेशनल मोड यहाँ पे करते हैं, तो 3 + 2 + 3 इस तरह से हम कंसीडर कर सकते हैं। आई थिंक इसके स्क्रीनशॉट की रिक्वायरमेंट होगी, इसको मैं रफ कर दूंगा, तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ओके ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट इंपॉर्टेंट वन हो, यहाँ पे एक वाली लाइन है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कभी मतलब वो काफी टाइम यूज होगी। डायटोमिक के लिए एफ आप डायरेक्टली लिख सकते हो 5, लेकिन कब माय फ्रेंड, लोअर टेम्परेचर हायर है देन 3 + 2 माने 7। ओके गुड, चलो अब नेक्स्ट वन हम बात करेंगे। तो उसके बाद हम कंसीडर करेंगे सीपी एंड सीवी। व्हाट इज द नेम ऑफ सीपी एंड सीवी? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी माय फ्रेंड। यस, स्पेसिफिक हीट। First of all, definitely question arise in your mind that why specific heat is required. देखो पहले तो एक इक्वेशन डिफाइन किया गया है कि कोई की ऑब्जेक्ट का मास m है, उसका टेम्परेचर हमें 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस करना है, मतलब डेल्टा टी जितना चेंज करना है, तो उसके लिए कितनी हीट रिक्वायरमेंट है Q, और उसका इक्वेशन होगा माय फ्रेंड Q = m × c × डेल्टा टी। लेकिन ये कोई ऑब्जेक्ट के लिए है, लेकिन मान लो कि गैस है, तो गैस के हम मास डिफाइन नहीं कर सकते, उसके लिए उसकी क्वांटिटी डिफाइन है, तो उसके लिए इक्वेशन होगा μ × c × डेल्टा टी। अब आप बोलोगे कि सर एससीडी और सीपी का चक्कर क्या है, हम क्यों ओनली सी नहीं कंसीडर करते इन केस ऑफ द गैस? बिकॉज इफ यू वांट टू इंक्रीज द टेम्परेचर देन सी अवेलेबल इन पिक्चर। तो यहाँ पे टेम्परेचर ही इंक्रीज करना है, सभी को पता है। बेटा चंद्र प्रसाद, गुड एंड वेरी गुड, याद है ना बेटा चंद्र प्रसाद। देखो चंद्र प्रसाद माने चार्ल्स का जो भी लो है उसमें प्रेशर कांस्टेंट, तो उसका इक्वेशन क्या है? V = T। गुड एंड वेरी गुड। तो गैल्यूशेक का लो, उसमें कांस्टेंट क्या है? वॉल्यूम, और उसका इक्वेशन क्या है? रिलेशन P = T माय फ्रेंड। अब देखो आप गैस हो, ए लो गैस के लिए डिफाइन है, तो व्हेनेवर गैस इज अवेलेबल देन फर्स्ट ऑप्शन आइदर यू कैन इंक्रीज द टेम्परेचर बाय कंसीडरिंग प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर को कांस्टेंट कीजिए, वॉल्यूम इंक्रीज करिए, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। या तो आप यू कैन इंक्रीज द टेम्परेचर बाय यूजिंग द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें, प्रेशर को इंक्रीज करें, तब जाके भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। दैट मींस यू हैव टू डिफरेंट पाथ फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी गैस। तो अगर आप फर्स्ट पाथ यूज करते हो तो कब यूज किया? एट दी कांस्टेंट प्रेशर, तो वहां पे जो सी डिफाइन है उसको सीपी बोलेंगे, यहां पे जो वी कंसीडर किया तो उसको हम कंसीडर करेंगे सी। ठीक है, तो मतलब दो अलग अलग रास्ते हमारे पास अवेलेबल है। काफी स्टूडेंट ये कंसीडर करे तो वहां पे सीपी बोलो, काफी ये कंसीडर करे तो वहां पे सीवी बोलो। क्लियर? तो सीवी माने स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड सीपी माने स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। वेरी गुड। उसके फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखने हैं, ए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है माय फ्रेंड, इसमें से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हो सकता है कॉम्पिटिटिव में। क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान सभी का देखो, सीवी का फॉर्मूला सबको याद होगा F/2R करके। Cp का फॉर्मूला क्या है मेरे फ्रेंड? 1 + F/2R। और इतना तो सबको याद ही होगा कि जो गामा है, गामा वो कैसे डिफाइन होता है? Cp/Cv। अगर हम दोनों का डिवीजन करें, एज एग्जांपल Cp है 1 + F/2R और Cv है F/2R, तो बोलो F/2R कैंसिल, 1 भाई ऐसे कैंसिल नहीं होता, R कैंसिल। अब एलसीएम कंसीडर करें, 2 + F/2, यहाँ पे F/2, 2 कैंसिल, मतलब 2 + F/F। अब मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, देखो F + 2/F। पता नहीं क्यों काफी सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं F + 2/2, बाई 2 नहीं है, बाई क्या है? F है। क्लियर? तो ये तीनों फॉर्मूला आपको पता हो जाने चाहिए। एक बार रिवाइज कर लो चलो फटाक से। Cv माने F/2R, क्लियर? Cp माने 1 + F/2R, यस माय फ्रेंड, एंड गामा माने Cp/Cv, बट यहाँ पे डायरेक्टली बोले तो F + 2/F। वो कहाँ पे यूज होगी? काफी टाइम क्या होगा, F इज गिवन, तो आप Cp, Cv एंड गामा फाइंड कर सकते हो। काफी बार Cv, Cp एंड गामा की वैल्यू दे रखी होगी और बोला होगा कि व्हाट अबाउट नेचर ऑफ गैस, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक। तो आपको क्या करना है मेरे फ्रेंड, पहले जो भी वैल्यू है उसमें से F फाइंड करना है। F फाइंड हो जाने के बाद मान लो कि 3 मिले तो मोनोएटॉमिक, 5 मिले तो डायटोमिक। क्लियर? यहाँ तक कंप्लीटेड सभी को? ओके चलो, काफी को क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ पे 5 अगर हमें मिले तो दो ऑप्शन है, लीनियर ट्राइएटॉमिक भी है और डायटोमिक भी है, तो दोनों में से कौन सा कंसीडर करें? वहां पे कोई एक ही प्रेजेंट होगा, ठीक है? मतलब ऑप्शन में ट्राइएटॉमिक होगा तो वहां पे लिखा होगा नॉन लीनियर, तो उसके लिए तो कितने रिक्वायरमेंट है? 6, तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं करेगी, ठीक है? ओके चलो, तो यहाँ तक कंप्लीटेड। अब मोस्ट इंपोर्टेंट वाला इक्वेशन जो कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट वाला इक्वेशन माय फ्रेंड ये लेक्चर का, देखो
कभी कभार क्या करेंगे कि मिक्सचर होगा, वन मिक्सचर इज देयर, इन दैट मिक्सचर टू डिफरेंट गैसेस आर देयर, गैस नंबर 1 एंड गैस नंबर 2। उसके लिए अगर आपको CV फाइंड करना है तो उसको हम बोलेंगे CV मिक्सचर। क्या बोलेंगे माय फ्रेंड? CV मिक्सचर। तो उनका इक्वेशन आपको कंसीडर करना है μ1, देखो यहाँ पे दिया μ1 CV1 प्लस μ2 CV2 डिवाइडेड बाय μ1 प्लस μ2। किनका इक्वेशन है माय फ्रेंड? CV मिक्सचर। यस, μ1 माने क्वांटिटी ऑफ गैस फॉर नंबर 1, CV1 specific heat at constant volume but for the gas number 1, μ2 for the gas number 2 quantity of the gas, and CV2 माने specific heat at the constant volume but for the gas number 2। चलो उसी हिसाब से मुझे यहाँ पे बताइए what about the formula for CP mixture and what about the formula for gamma mixture। ओके, अगर हम CP mixture बात करें माय फ्रेंड, तो फर्स्ट फॉर्मूला कंफ्यूजन हो इसके लिए डॉट कंसीडर करो, फॉर्मूला चेंज μ1 CP1 प्लस μ2 CP2 डिवाइडेड बाय μ1 प्लस μ2। चलो डन क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब देखो गामा का फॉर्मूला, चलो फटाक से। यस माय फ्रेंड, μ1 गामा 1 प्लस μ2 गामा 2 डिवाइडेड बाय μ1 प्लस μ2। नहीं होगा, ऐसा फॉर्मूला नहीं होगा, मिस्टेक भी मत करना। देखो अब गामा कैसे फाइंड कर सकते हो? सिंपल, CP मिक्सचर डिवाइडेड बाय CV मिक्सचर। तो इस तरह से आप फाइंड करना है, ठीक है। एक फॉर्मूला है डायरेक्टली गामा मिक्सचर का, थोड़ा लेंथी हो जाएगा सॉल्यूशन में, उससे अच्छा है कि ऐसा ही कंसीडर करें डायरेक्ट। कैसे? पहले CV मिक्सचर फाइंड किया, नाउ CP मिक्सचर डिवाइडेड बाय CV मिक्सचर, दैट वन इज योर फाइनल आंसर। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यहाँ पर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कौन सी? क्लियर ना, μ1 गामा 1 μ2 गामा, नहीं होगा ऐसा, क्या ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ओके चलो, देन आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक इज मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ विच इज डिनोटेड बाय L बार, कभी कभार और ऐसे भी डिनोट किया जा सकता है ब्रैकेट में, एवरेज वैल्यू L बार। वैसे मीन फ्री पाथ मतलब वो, पहले तो मान लो कि कोई मॉलिक्यूल से वो मोशन में, लीनियर मोशन में यहाँ तक जाता है, यहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब कोलाइजन होगा अनदर मॉलिक्यूल के साथ, तो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर उसकी वेलोसिटी कुछ चेंज होगी, यहाँ तक गया। मान लो कि फिर से एक्सीडेंट हो गया, फिर से वेलोसिटी और डायरेक्शन चेंज होगी, मतलब यहाँ पे गया, ठीक है। तो L बार इस तरह से हम डिफाइन करते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलाइजन। तो मैंने वर्डिंग में जो भी फॉर्मूला दिया, क्लियर, उसको अगर हम डिराइव करेंगे तो आपको मिलेगा L बार इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय √2 पाई LD स्क्वायर। अब देखो एक फॉर्मूला है ना, उसके ऊपर से रिलेशन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप वैल्यू पुट करके फाइंड करोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो वहां पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कैलकुलेशन। दैट्स व्हाई काफी टाइम जो क्वेश्चंस होते हैं उसके रिलेशन बेस होते हैं। एज एग्जांपल मान लो कि यहाँ से मैं आपको पूछूंगी भाई छोटू n क्या है, तो छोटू n माने नंबर डेंसिटी माय फ्रेंड, क्या? n डिवाइडेड बाय v, याद है ना, छोटू n मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट मींस मास डेंसिटी, नंबर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट मींस नंबर डेंसिटी, पता है। तो यहां से आप रिलेशन, और ये d है ना, और डायमीटर है, डायमीटर ऑफ दैट मॉलिक्यूल। तो देखो कभी कभार ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, L प्रोपोर्शनल टू 1/d², दो अलग अलग मॉलिक्यूल के डायमीटर दे रखे हैं, एक का आपको मीन फ्री पाथ दिया है तो सेकंड का फाइंड करना है, कर सकते हो इससे 1 2 2 1, क्लियर। रेडियस का अगर आपको रिलेशन चाहिए तो रेडियस में भी क्या होगा 1/r², ठीक है। अब देखो अलग अलग फॉर्म हम फाइंड करते हैं। एज एग्जांपल आपको फॉर्मूला पता होगा, P इज इक्वल्स टू n केवीटी, फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड किया, तो यहाँ से n क्या कंसीडर कर सकते हो माय फ्रेंड? P बाय केवीटी। चलो यहाँ पे कंसीडर करो तो 1 डिवाइडेड बाय √2 पाई, n की जगह पे रखो P बाय केवीटी, तो P बाय केवीटी, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर एट दी न्यूमरेटर, और यहाँ पे d² तो है। तो जो फॉर्मूला है उसमें से आप लिख सकते हो, देखो फर्स्ट ए फॉर्मूला में यहाँ पे लिखूंगा केवीटी डिवाइडेड बाय √2 पाई देन आफ्टर PD², ठीक है। तो उसके ऊपर से क्या रिलेशन मिलेगा माय फ्रेंड? आप लिख सकते हो T/P, इस तरह से कुछ मिलेगा, ठीक है। और एक और फंडा हम कंसीडर करते हैं, आपको पता है ρ इज इक्वल्स टू m * n, तो n इज इक्वल्स टू ρ डिवाइडेड बाय m, ठीक है, ये हमने फाइंड किया था लास्ट लेक्चर में। चलो यहाँ पे रखो, तो L बार इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय √2 पाई, n माने क्या? ρ डिवाइडेड बाय n, ठीक है, और यहाँ पे तो d² है, तो आप लिख सकते हो माय फ्रेंड
m डिवाइडेड बाय √2 पाई रो इनटू d स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस तरह से यहाँ से रिलेशन लिख सकते हो भाई कि L बार प्रोपोर्शनल टू छोटू m डिवाइडेड बाय रो, मास ऑफ द वन मॉलिक्यूल छोटू m और डेंसिटी ऑफ द गिवन क्वांटिटी ऑफ द गैस। ठीक है, तो इस तरह से काफी सारा रिलेशन है वो डिराइव कर सकते हो, उसके ऊपर से क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो उसकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी होगी, या तो एक इंक्रीज होगा तो सेकंड पैरामीटर में क्या चेंज होगा, उस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, ओके चलो, तो यहां तक क्लियर सभी को। ये जो लास्ट पार्ट है माय फ्रेंड, ये वाला इतना पार्ट वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसमें काफी ध्यान आपको रखना है। ठीक है, ओके चलो, अब नाउ जस्ट कंसीडर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और उसको हम कंसीडर करेंगे लॉ ऑफ द इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी व्हिच इज गिवन बाय मैक्सवेल, not Australian cricketer. Okay, my friend. So laws of the equipartition of energy. Equipartition माने और इक्वल पार्टीशन। देखो उसके लिए आपको एक ही लाइन याद रखनी है वैसे तो, एनर्जी, और यू कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी related to 1 degree of freedom which is given by हाफ केवीटी। देखो एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका प्रूफ भी मैं आपको अभी कंसीडर करवाता हूँ। देखो हमने फाइंड किया था काइनेटिक एनर्जी 1 मोलेक्यूल के लिए, देन आफ्टर 1 मोल गैस के लिए, देन आफ्टर म्यू मोल गैस के लिए। आपको इक्वेशन पता हो, काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोलेक्यूल ऑफ गैस 3/2 केवीटी, ऐसे कंसीडर किया। मान लो हमारा गैस है वो मोनो एटॉमिक गैस है, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हो गए माय फ्रेंड, 3। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड टू 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी समझनी है व्हिच इज गिवन बाय हाफ केवीटी। अगर 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो इतनी होगी, अगर 2 हो गए तो 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ केवीटी, अगर 3 होता तो 3 into हाफ केवीटी, दैट मींस 3/2 केवीटी। तो वो इक्वेशन जो हमने लिखा था कि टोटल मॉलिक्यूल के पास जो भी टोटल एनर्जी हो 3/2 केवीटी है, लेकिन इक्वी पार्ट मतलब इक्विवेलेंट पार्ट उसका हम कंसीडर कर सकते हैं हाफ केवीटी, हाफ केवीटी, हाफ केवीटी, मतलब जो भी गैस है उसके मॉलिक्यूल के पास जितनी भी एनर्जी है वो इक्वल पार्टीशन में डिवाइड होगी, और वो पार्टीशन का जो नंबर होगा वो कितना होगा, इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मान लो कि कोई मॉलिक्यूल है उनका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 है, तो उनके पास वो मॉलिक्यूल के पास 50 जूल एनर्जी है, तो 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के पास कितनी होगी, 10 जूल। मतलब कोई मॉलिक्यूल के पास जितनी भी एनर्जी है इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी, और उनके जो भी पार्टीशन है उनका नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। क्लियर? तो मतलब एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड टू 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू हाफ केवीटी। अगर मान लो कि आपको वो बोले कि कोई जो गैस है उसके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम f/2 है, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, f/2 मल्टीप्लाई बाय हाफ केवीटी। मान लो कि f है तो f into हाफ केवीटी। ठीक है, तो एक ऐसा जनरलाइज इक्वेशन में आपको कंसीडर करवाता हूं। देखो कभी कभार ऐसा वर्ड यूज करते हैं इंटरनल एनर्जी, और यू कैन से दैट थर्मल एनर्जी फॉर एन आइडियल गैस। ठीक है, और उनका इक्वेशन फ्रेंड्स कंसीडर करवाता हूं मैं आपको f/2 म्यू RT। तो उसको जो गैस है उसके पास नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं, f, और उसकी क्वांटिटी कितनी है, म्यू। एज एग्जांपल आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड आउट द इंटरनल एनर्जी फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और फाइंड आउट द इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल और 2 मोल रखिए, 2 मोल ऑक्सीजन गैस, ओके, एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो मान लो आर की वैल्यू तो फिक्स है 8.314, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। चैप्टर में यही तो ध्यान रखना है भाई, सेल्सियस इज नॉट अ वैलिड यूनिट, तो आपको किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में। तो 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 माने 300 केल्विन, तो यहाँ पे हो जाएगा 300 केल्विन। ठीक है माय फ्रेंड, इफ ऑक्सीजन के लिए 300 केल्विन इज लोअर टेम्परेचर, हाँ, तो लोअर टेम्परेचर ऑक्सीजन माने डायोटेम, तो F5 हो जाएगा। और म्यू दे रखा है कितना
यस माय फ्रेंड 2 मोल। कभी कभार वो कंसीडर करे कि 64 ग्राम दिया है, तो आप म्यू कैसे फाइंड करोगे, m by mo 64 डिवाइडेड बाय 32, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए mo 32 है, ठीक है। तो उस तरह से भी हम फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। तो मतलब ये पूरा जो सेकंड पार्ट था वो हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट यहाँ तक कंप्लीट, क्लियर। तो यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टाटा बाय बाय, सी यू फ्रॉम आर के सर, थैंक यू वेरी मच। अब आप स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं।